लास्ट टाइम हमने स्फेरिकल इमेज के बारे में पढ़ा था कि किसी कर्व का स्फेरिकल इमेज क्या होता है। हमने ये पढ़ा था कि अगर को बीटा यूनिट स्पीड कर्व हो इस तरह, तो अब उसके हर पॉइंट पे अगर यूनिट टेंजेंट वेक्टर बनाते जाएं और यूनिट टेंजेंट वेक्टर को अगर हम प्लॉट करें, वो सारे पॉइंट्स को प्लॉट करते जाएं, तो हमारे पास ये यूनिट स्फेरिकल इमेज बनता है इस कर्व का। अब यूनिट टेंजेंट वेक्टर वो तो एक वेक्टर है, अब उनको कैसे पॉइंट्स में प्लॉट किया जा सकता है, तो ये इससे पहले हमने रिमार्क में पढ़ा था कि यूक्लिडियन स्पेस में जो टेंजेंट वेक्टर है, यानी कि जो वी पी किसी पॉइंट पे टेंजेंट वेक्टर बन रहा है, पी पॉइंट पे जो टेंजेंट वेक्टर बन रहा है, हर टेंजेंट वेक्टर करस्पॉन्ड करता है उस पॉइंट को, यानी वी पी का टेंजेंट वेक्टर को असाइन कर सकते हैं, जो इसका वेक्टर पार्ट है वी, वो जो पॉइंट बन रहा है। इसी तरह अगर डब्ल्यू क्यू एक टेंजेंट वेक्टर है तो उसको एक उस तरह नंबर असाइन कर सकते हैं डब्ल्यू। तो इस तरह हर टेंजेंट वेक्टर के करस्पॉन्डिंग वो जो वेक्टर पार्ट के वो जो नंबर्स होंगे, वो जो पॉइंट्स होंगे, जब उनको प्लॉट करेंगे तो हमारे पास इस टाइप की कर्व बनेगी। और वो जो पूरी कर्व बनेगी, क्योंकि बीटा हमारे पास यूनिट स्पीड कर्व है, तो ये हमारे पास फिर पूरे उस यूनिट स्फीयर के ऊपर लाई करेगी। ये जिस तरह एग्जांपल है इसकी कि बीटा कोई कर्व है और सिग्मा उसकी बीटा प्राइम ले तो वो सिग्मा आ जाता है, और ये हमारे पास स्फेरिकल इमेज बनता है इस कर्व का। और इसमें देखें तो ये जो सिग्मा कर्व है, इसका जो जेड कोऑर्डिनेट है ये कांस्टेंट है। जेड कोऑर्डिनेट कांस्टेंट होने का मतलब क्या है कि ये जो कर्व है बीटा, ये हमारे पास कोई जेड एक्सिस पे एक सर्कल बन रहा है, इसका जो स्फेरिकल इमेज है। और ये हमारे पास ये यूनिट स्पीड कर्व है, ये उसका स्फेरिकल इमेज है। और ये देखें तो ये एक स्फीयर के ऊपर लाई कर रहा है, ये लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था। अब हम डिस्कस करना चाह रहे हैं कि ये जो हमारे पास स्फेरिकल इमेज बनता है सिग्मा, ये जो कर्व बनती है, इसका कर्वेचर क्या होगा जी। क्योंकि यूनिट स्पीड कर्व जो है वो हमारे पास यूनिट स्पीड कर्व है, तो उसका जो हमारे पास बीटा प्राइम है वो हमारे पास टी के इक्वल आता है, और बीटा प्राइम का नॉर्म हमारे पास 1 के इक्वल आता है। तो इसी तरह यहाँ पे और जो स्फेरिकल इमेज है उसकी हम स्पीड फाइंड करना चाह रहे हैं कि वो जो स्फेरिकल इमेज है उसकी स्पीड क्या होनी है जी। Although original curve beta is unit speed, we cannot expect that sigma also does। यानी बीटा तो यूनिट स्पीड रखती है, लेकिन हम ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते जो स्फेरिकल इमेज है वो भी उसका भी यूनिट स्पीड आएगी। क्यों? क्योंकि सिग्मा किसके इक्वल होता है, टी के इक्वल। और जब डेरिवेटिव लें तो सिग्मा प्राइम इक्वल टू टी प्राइम किसके इक्वल है, कैपा एन के। तो अगर स्पीड क्या होती है, इसका नॉर्म दोनों तरफ नॉर्म लें तो सिग्मा प्राइम इज इक्वल टू कैपा। इसका मतलब ये है कि स्फेरिकल इमेज का जो हमारे पास जो स्फेरिकल इमेज की वो कर्व बनती है, उसका हमारे पास जो स्पीड है वो कर्वेचर फंक्शन के इक्वल आती है। कर्वेचर ज़रूरी नहीं कि 1 हो, कर्वेचर फंक्शन वेरिएबल भी हो सकता है, तो वो जो उसकी स्पीड है वो उसके इक्वल आ रही है। Thus to compute the curvature of sigma, अब ये स्फेरिकल इमेज का अगर कर्वेचर फाइंड करना हो तो हम क्या करेंगे, क्योंकि ये हमारे पास अब यहाँ से हमें ये पता चल रहा है कि ये जो स्फेरिकल इमेज है ये यूनिट स्पीड कर्व नहीं है। जब ये यूनिट स्पीड कर्व नहीं है तो इसका मतलब ये है कि इस पे जो यूनिट स्पीड कर्व वाली थ्योरी हमने डेवलप भी की थी वो नहीं अप्लाई होगी, बल्कि आर्बिट्रेरी कर्व स्पीड कर्व की थ्योरी अप्लाई होगी। ये हमने फार्मूलाज ड्राइव किए थे आर्बिट्रेरी स्पीड कर्व के लिए। तो जब इसका डबल डेरिवेटिव लेंगे सिग्मा डबल प्राइम, वो किसके इक्वल आ जाएगा, कैपा एन प्राइम डी कैपा बाई डी एस एन प्लस कैपा एन प्राइम। अब एन प्राइम किसके इक्वल होता है, माइनस कैपा टी प्लस टा बी। वो वैल्यू जब पुट करेंगे तो यहाँ पे ये चीज़ आ जाएगी।
फिर सिग्मा प्राइम और सिग्मा डबल प्राइम का आपस में जब क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो ये एन और एन क्रॉस एन ये टर्म ज़ीरो हो जाएगी, बाकी क्या आ जाएगा एन क्रॉस टी और साथ ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर जब ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो एन क्रॉस बी आ जाएगा। तो एन क्रॉस टी हमारे पास ये क्योंकि हमारे पास होता है ट्राइड चलती है टी एन और बी, तो एन क्रॉस बी माइनस आएगा तो ये प्लस में आ गया। तो इसी तरह एन क्रॉस बी जो है वो टी के इक्वल आ गया, तो ये एक्सप्रेशन हमारे पास आ गया। अब इस थ्योरम से 4.3 से जो कर्वेचर है स्फेरिकल इमेज का वो हम कैसे फाइंड करेंगे, सिग्मा प्राइम क्रॉस सिग्मा डबल प्राइम का नॉर्म और सिग्मा प्राइम का क्यूब, और वो जो हमारे पास कर्वेचर आएगा वो कैपा स्क्वायर प्लस टा स्क्वायर ओवर के, क्योंकि सिग्मा प्राइम क्रॉस सिग्मा डबल प्राइम का नॉर्म अगर यहाँ से देखें तो ये जब नॉर्म हम कैलकुलेट करेंगे इसका तो वो किसके इक्वल आएगा, कैपा स्क्वायर प्लस टा स्क्वायर ओवर नीचे न्यू क्यूब है, तो न्यू क्यूब वो हमारे पास वो जो वैल्यूज़ इसकी आएंगी और ये सिंप्लीफाई होके ये एक्सप्रेशन बन जाएगा, और ये किसके इक्वल आएगा 1 प्लस टा ओवर के का स्क्वायर रूट, स्क्वायर का स्क्वायर रूट। अब यहाँ पे देखें जो स्फेरिकल इमेज का कर्वेचर है वो ग्रेटर दैन और इक्वल टू 1 आएगा, क्योंकि ये टर्म 1 में ऐड हो रही है। तो ये इक्वल टू 1 कब आएगा कर्वेचर इसका, जब हमारे पास टार्शन ज़ीरो होने का मतलब क्या है, यानी वो जो यूनिट स्पीड कर्व है उसका टार्शन ज़ीरो हो। तो यूनिट स्पीड कर्व के टार्शन ज़ीरो होने का मतलब क्या है कि वो प्लेन कर्व है, यानी अगर वो प्लेन में लाई कर रही होगी कर्व यूनिट स्पीड कर्व, तो जाहिर बात है अगर वो प्लेन में लाई कर रही होगी तो जब उसका कर्वेचर हमारे पास, क्योंकि जब भी वो प्लेन में लाई करेगी कर्व तो वो एक सर्कल की फॉर्म में बनाएगी, जब सर्कल की फॉर्म में बनाएगी तो सर्कल किस के ऊपर लाई कर रहा होगा, यूनिट स्फीयर के ऊपर, यानी उसका रेडियस 1 आएगा। जब रेडियस 1 आएगा तो उसका कर्वेचर भी 1 आ रहा होगा। तो इसका मतलब ये है कि वो जो स्फेरिकल इमेज बन रहा है उसका हमारे पास जो कर्वेचर है वो 1 आएगा जब टार्शन 0 होगा, यानी जब वो उस कोई प्लेन के ऊपर लाई कर रही होगी, स्पेस में नहीं होगी। आगे डेफिनेशन है जी, रेगुलर कर्व अल्फा इन आर क्यूब इज अ सिलेंड्रिकल हेलिक्स प्रोवाइडेड द यूनिट टेंजेंट टी ऑफ अल्फा हैज कांस्टेंट एंगल थीटा विद सम फिक्स्ड यूनिट वेक्टर u दैट इज t डॉट u इज इक्वल टू cos थीटा। यानी कोई भी जो रेगुलर कर्व है हमारे पास वो सिलेंड्रिकल हेलिक्स बनाएगी। कब वो सिलेंड्रिकल हेलिक्स बनाएगी, उसकी कंडीशन क्या है कि कोई भी हमारे पास को फिक्स्ड कर लें यूनिट वेक्टर u, तो उसके साथ जितने भी उसके टेंजेंट वेक्टर्स हैं जो यूनिट टेंजेंट वेक्टर्स हर पॉइंट पे जो बन रहे हैं, अगर वो एक कांस्टेंट एंगल बना रहे हो थीटा, तो फिर हम कहेंगे कि वो जो रेगुलर कर्व है वो सिलेंड्रिकल हेलिक्स बनाती है जी। दिस कंडीशन इज नॉट अल्टर्ड बाय रीपैरामीटराइजेशन, यानी ये कंडीशन नहीं बदलेगी अगर हमारे पास को रीपैरामीटराइजेशन हो, यानी यूनिट स्पीड कर्व हो, तो तब भी उसके लिए भी यही कंडीशन है कि उसके हर पॉइंट पे जो यूनिट टेंजेंट वेक्टर बनता है वो अगर फिक्स्ड वेक्टर के साथ उसका डॉट प्रोडक्ट का कांस्टेंट एंगल बन रहा हो तो फिर वो हमारे पास सिलेंड्रिकल हेलिक्स बनेगी। So for theoretical purposes we need only with a cylindrical helix beta that has unit speed। तो theoretical हम जब भी थ्योरी डेवलप करेंगे या इसको एक्सप्लेन करेंगे तो उसके लिए हम यूनिट स्पीड कर्व लेते हैं। सपोज बीटा इज अ यूनिट स्पीड कर्व विद टी डॉट यू इज इक्वल टू cos थीटा, यानी बीटा एक यूनिट स्पीड कर्व है जो ये जिसका फिक्स्ड वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट cos थीटा है। अब हम शो करेंगे कि जो बीटा है वो एक सिलेंड्रिकल हेलिक्स बनाती है। इफ़ वी पिक का रेफरेंस पॉइंट से बीटा 0 और बीटा के, सपोज ये जिस तरह ये है हमारे पास एक बीटा कर्व बन रही है, तो इस पे एक रेफरेंस पॉइंट अगर ये बीटा 0 हम रेफरेंस पॉइंट ले लें इसका, then the real valued function h of s is equal to beta of s minus beta 0 dot u। ये
हम एक रियल वैल्यूड फंक्शन डिफाइन कर देंगे, टेल्स हाउ फार बीटा हैज राइजन इन द यू डायरेक्शन सिंस लीविंग बीटा ज़ीरो। यानी ये जो फंक्शन है ये हमें बता रहा होगा कि ये जो बीटा कर्व है ये यू की डायरेक्शन में किस तरह राइज कर रही है। अब इसमें ये फंक्शन के कैसे आएंगे जी डॉट प्रोडक्ट। आप देखें ये बीटा ज़ीरो है, बीटा एस कोई भी एस की वैल्यू लें, सपोज यहाँ पे एस की वैल्यू लें तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो वेक्टर बनता है ये टेंजेंट वेक्टर, इसका डॉट प्रोडक्ट लेंगे इस यू वेक्टर के साथ, इस यू वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट लेंगे। इसी तरह सपोज यहाँ पे एस की वैल्यू ले लें तो ये जो हमारे पास एस की वैल्यू आएगी तो ये हमारे पास ये जो एस की वैल्यू आएगी इसका इस वैल्यू का इसका जब डॉट प्रोडक्ट इसके साथ लेंगे तो वो हमारे पास आएगा। आप देखें जब डॉट प्रोडक्ट लेते हैं किसी वेक्टर का हमारे पास जब भी डॉट प्रोडक्ट आता है ये जो कोसाइन थीटा है, दो अगर कंपोनेंट्स हों वेक्टर्स के, देखिए एक हमारे पास इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है और एक उसका वर्टिकल कंपोनेंट होता है। तो अगर कोसाइन एंगल बन रहा है तो वो हो उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, उसको सॉरी वर्टिकल कंपोनेंट, इस तरह हम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में डिवाइड कर रहे हैं। तो ये जो हमारे पास टी डॉट यू इज इक्वल टू कॉस थीटा बन रहा है, कांस्टेंट एंगल बन रहा है टेंजेंट के साथ, ये जो फंक्शन है ये किस तरह बता रहा है, यानी हर पॉइंट पे ये सपोज ये जो पॉइंट है इस पॉइंट पे इसका प्रोजेक्शन लेंगे, प्रोजेक्शन लेंगे वो हमें बता रहा है कि ये कितनी राइज हो रही है। इसी तरह इस पॉइंट पे हम प्रोजेक्शन लेंगे तो वो हमें बता रहा है कि कितनी राइज हो रही है। तो वो जो प्रोजेक्शन लेंगे हम उसकी वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, एच ऑफ एस इक्वल टू बीटा एस माइनस बीटा ज़ीरो डॉट यू, यानी ये जो वेक्टर है हमारे पास इसका जब डॉट प्रोडक्ट इसके साथ लेंगे तो वो हमारे पास ये कंपोनेंट बता रहा होगा जी कि ये कितना राइज कर रहा है जी इस डायरेक्शन में, यू की डायरेक्शन में कितना। क्योंकि दूसरे लफ्ज़ों में ये जो हमारे पास चीज़ है ये हम प्रोजेक्शन ले रहे होते हैं यू की डायरेक्शन में, ये हम उसका प्रोजेक्शन ले रहे होते हैं। ये हमारे पास यू वेक्टर है और इसका ये यू वेक्टर अगर लें ये इस डायरेक्शन में है तो ये इसका प्रोजेक्शन इस प्लेन पे हम ले रहे हैं, ये जिस प्लेन पे ये पॉइंट लाई कर रहा है तो वो उस प्लेन से जितना इसका डिस्टेंस होगा वो बता रहा होगा कि ये फंक्शन ये कर्व कितनी राइज कर रही है। यानी अगर वो कंटिन्यूसली हर पॉइंट पे इंक्रीज कर रहा है तो फिर हम कहेंगे कि कर्व राइज कर रही है। बट डी एच बाई डी एस इक्वल टू बीटा प्राइम डॉट यू इज इक्वल टू टी डॉट यू इज इक्वल टू कॉस थीटा। आप देखें जब इसका डेरिवेटिव लेंगे विद रेस्पेक्ट टू एस वो किसके इक्वल आएगा, बीटा प्राइम डॉट यू के, और बीटा प्राइम किसके इक्वल है, यूनिट स्पीड कर्व है तो टी के इक्वल आ गया, टी डॉट यू किसके इक्वल आ गया, टी का नॉर्म इंटू यू का नॉर्म इंटू कॉस थीटा, और टी भी यूनिट टेंजेंट वेक्टर है यू भी यूनिट वेक्टर है, इनका नॉर्म 1 हो गया तो ये कॉस थीटा के इक्वल आ गया। अब डी एच बाई डी एस यानी इसका जो डेरिवेटिव है वो cos थीटा है, यानी कोई फंक्शन का डेरिवेटिव अगर पॉजिटिव हो तो हम क्या कहते हैं कि वो फंक्शन इंक्रीज कर रहा है। तो इसी तरह यहाँ पे ये जो फंक्शन है इसका जब डेरिवेटिव लेंगे विद रेस्पेक्ट टू एस वो cos थीटा cos थीटा आ रहा है तो ये एक कांस्टेंट नंबर है तो हम क्या कहेंगे कि बीटा जो है वो राइज कर रहा है एक कांस्टेंट रेट के साथ रिलेटिव टू आर्क लेंथ, यानी आर्क लेंथ के लिहाज से जो ये बीटा कर्व है ये कांस्टेंट रेट के साथ राइज कर रही है। और इसको हम जब इंटीग्रेट करें तो इस तरह लिख सकते हैं एच ऑफ एस इक्वल टू एस cos थीटा। अब इसी को ये हमारे पास आर्क लेंथ पैरामीटर है, अगर इसको हम आर्बिट्रेरी पैरामीटर में चेंज करते हैं तो यहाँ पे लिख दें कि एस एज अ फंक्शन ऑफ टी
यहाँ पे लिख दें इंटू cos थीटा। तो जब इसका रिजल्ट जो आएगा वो फंक्शन ऑफ टी आएगा तो इधर भी लिख देंगे एच ऑफ टी इज इक्वल टू एस एज अ फंक्शन ऑफ टी इंटू cos थीटा वेयर एस इज द आर्क लेंथ फंक्शन। By drawing a line through each point of beta in the u direction। अब देखें, अब ये हमारे पास यानी कि सपोज ये पॉइंट है, इसमें आप ये लाइन ड्रा करें u की डायरेक्शन में, फिर एक ये पॉइंट ले लिया, इस पे हम एक लाइन ड्रा करेंगे u की डायरेक्शन में, इसी तरह ये पॉइंट ले लिया, इसमें हम u की डायरेक्शन में लाइन ड्रा करेंगे। तो हम इस तरह एक सिलेंडर कंस्ट्रक्ट कर लेंगे in on which beta moves in such a way as to cut each such line at constant angle theta। यानी इस तरह एक सिलेंडर कंस्ट्रक्ट हो जाएगा इस तरह के जो भी इस बीटा कर्व के किसी पॉइंट पे जब हम लाइन लगाएंगे u की डायरेक्शन में तो वो एक कांस्टेंट एंगल बना रहा होगा थीटा, उस वो कर्व जो है वो कांस्टेंट एंगल बना रही होगी उस इस वर्टिकल लाइन की। बीटा इज एविडेंटली a helix of the type defined in example 3। in the special case when this cylinder is circular, जब ये सिलेंडर जो बन रहा है, ये जो एक सरफेस सी बन रही है गोल, अगर ये सर्कुलर बन रही हो तो फिर जो बीटा है वो हीलिक्स की फॉर्म बना रही होगी। यानी दूसरे लफ्ज़ों में बीटा अगर कोई हीलिक्स है तो आप देखें हीलिक्स को इमेजिन करें, तो जब वो कंटिन्यूसली राइज कर रहा होगा तो वो एक सिलेंडर के अंदर अंदर ही राइज कर रहा होगा, यानी वो एक सिलेंड्रिकल हीलिक्स बना रही होगी। आगे थ्योरम में a regular curve alpha with curvature positive is a cylindrical helix if and only if the ratio tau over k is constant। यानी मैथमेटिकली ये तो हमने ज्योमेट्रिकली देखा है कि हीलिक्स किस तरह वो सिलेंडर की फॉर्म में बन रहा है, या ये जिस तरह लिखा हुआ इन द स्पेशल केस व्हेन दिस सिलेंडर इज सर्कुलर, अगर ये सिलेंडर सर्कुलर बन रहा हो तो फिर जो हम कहेंगे कि बीटा हीलिक्स होगी, इसलिए ये सिलेंडर बना रही है जी सिलेंडर की डायरेक्शन। अब मैथमेटिकली हम कैसे चेक करेंगे कि कोई कर्व जो है रेगुलर कर्व वो सिलेंड्रिकल हीलिक्स कब होगी, जब उसकी टा और के की रेशो कांस्टेंट होगी। इफ़ एंड ओनली इफ़, यानी कि अगर टा और के कांस्टेंट हो इसकी रेशो तो तब वो सिलेंड्रिकल हीलिक्स होगी, अगर सिलेंड्रिकल हीलिक्स हो तो तब भी ये टा और के की रेशो कांस्टेंट होगी। इट्स सफिक्स टू कंसिडर द केस वेयर अल्फा इज यूनिट स्पीड। यानी हम सपोज कर लेते हैं, क्योंकि हमने इससे पहले पढ़ा है कि रेगुलर कर्व हो या आर्बिट्रेरी कर्व हो उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये थ्योरी दोनों के लिए यानी टी डॉट यू इक्वल टू कास थीटा ये वैलिड है। तो हम सपोज कर लें कि ये यूनिट स्पीड कर्व है। इफ़ अल्फा इज़ अ सिलेंड्रिकल हीलिक्स विद टी डॉट यू इज इक्वल टू कास थीटा, अगर वो यानी सिलेंड्रिकल हीलिक्स बना रही है तो सिलेंड्रिकल हीलिक्स अभी जो हमने पढ़ा है कि वो ये जो कंडीशन कि सिलेंड्रिकल हीलिक्स बनाएगी जब ये टी डॉट यू इज इक्वल टू कास थीटा होगा, तो हम सपोज कर रहे हैं कि अगर वो सिलेंड्रिकल हीलिक्स है तो टी डॉट यू कास थीटा के इक्वल होगा। जब डेरिवेटिव लेंगे तो थीटा कांस्टेंट है तो राइट साइड पे ज़ीरो आ जाएगा, इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये क्या आ जाएगा टी प्राइम डॉट यू, तो टी प्राइम हमें पता है किसके इक्वल होता है कैपा एन के, कैपा एन डॉट यू आ गया। सिंस कर्वेचर इज पॉजिटिव, कर्वेचर पॉजिटिव है वो तो ज़ीरो नहीं हो सकता, तो इसका मतलब ये है कि एन डॉट यू इज इक्वल टू ज़ीरो। अब यू एन पे परपेंडिकुलर है, अगर यू एन के परपेंडिकुलर है, यू एन पे ऑर्थोगोनल है, तो इसका मतलब ये है तीन ही डायरेक्शन हमारे पास टी एन और बी, इसका मतलब ये है कि यू उस प्लेन में लाई कर रहा है जो टी और बी से बनी हुई है, क्योंकि वो एन पे ऑर्थोगोनल होगी, वही प्लेन ऑर्थोगोनल होगी एन पे जो टी और बी से बनाई गई होगी। दस फॉर ईच एस यू लाइज इन द प्लेन डिटरमिन्ड बाई टी एंड एस ऑर्थोनॉर्मल एक्सपेंशन यील्ड्स। अब ऑर्थोनॉर्मल एक्सपेंशन से ये कैसे आना है, आपको याद होगा हमने फ्रेम में फ्रेम
जब E1 E2 E3 हमने डिफाइन किया था तो हमने उधर एक थ्योरम पढ़ा था कि कोई भी जो वेक्टर v है वो इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता है। v इज इक्वल टू v डॉट E1 इंटू E1 प्लस v डॉट E2 इंटू E2 प्लस v डॉट E3 इंटू E3। अब E1 E2 E3 की जगह पे अगर t एंड v रिप्लेस कर दें तो u को हम इस तरह फिर एक्सपेंड कर सकते हैं, u डॉट टी इंटू टी प्लस यू डॉट एन इंटू एन प्लस यू डॉट बी इंटू बी। अब u डॉट n जो है हम पहले प्रूव कर चुके हैं ये 0 के इक्वल है, तो u डॉट t किसके इक्वल आएगा, u का नॉर्म t का नॉर्म इज टू cos थीटा, तो ये cos थीटा t आ गया। और u डॉट b, अब t और b आपस में ऑर्थोगोनल है, तो u t के साथ जब थीटा एंगल बना रहा है तो b टी पे परपेंडिकुलर है, तो u फिर b के साथ जो एंगल बना रहा होगा वो 90 प्लस थीटा बना रहा होगा, तो फिर cos ऑफ 90 प्लस थीटा वो sin थीटा के इक्वल आ जाएगा। अब जब हम डिफरेंशिएट करेंगे इसको तो u कांस्टेंट है, फिक्स वेक्टर है, u प्राइम 0 आ गया, t प्राइम किसके इक्वल आ गया जी, कैपा एन के, और b प्राइम माइनस टा एन के, वो जब रिप्लेस करेंगे तो ये आ जाएगा cos थीटा माइनस टा sin थीटा इंटू एन। अब m तो 0 के इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि टा साइन थीटा इज इक्वल टू कैपा cos थीटा आ जाएगा, ये 0 के इक्वल होगा, उधर से ये इक्वेशन आ जाएगी। सो दैट टा ओवर के, अब के इधर डिवाइड करें तो ये क्या आ जाएगा cot थीटा, तो cot थीटा एक कांस्टेंट वैल्यू आ जाएगी, इसका मतलब ये है टा ओवर के एक कांस्टेंट वैल्यू रखता है जी cot थीटा। यहाँ तक हमने सपोज कर लिया कि अगर कोई रेगुलर कर्व सिलेंड्रिकल हेलिक्स बनाती है तो वो उसके टार्शन और कर्वेचर की रेशो कांस्टेंट होगी। कन्वर्सली सपोज दैट टावर के इज कांस्टेंट, सपोज करते हैं कि टावर के कांस्टेंट है, चूज एन एंगल थीटा सच दैट, अगर वो कांस्टेंट है तो ऐसा एंगल चूज करते हैं cot थीटा इज इक्वल टू टावर के इक्वल आ गया। अब जब cos थीटा टा ओवर के इक्वल आ गया, कोई वेक्टर हमने डिफाइन कर दिया u इज इक्वल टू cos थीटा t प्लस sin थीटा b, u प्राइम लेंगे तो वो किसके इक्वल आ जाएगा, कैपा cos थीटा माइनस टा sin थीटा, n इज इक्वल टू 0। अब u प्राइम इज इक्वल टू 0 के इक्वल आ गया। और आपको याद होगा पहले हमने जो पैरेलल वेक्टर फील्ड का पढ़ा था कि कैपिटल Y अगर कोई वेक्टर फील्ड हो तो वो पैरेलल वेक्टर फील्ड होगी, y प्राइम अगर 0 हो जाए या y प्राइम 0 हो तो वो पैरेलल वेक्टर फील्ड आ जाएगी। और हमने ये भी देखा था कि वो जो पैरेलल वेक्टर फील्ड है यूक्लिडियन स्पेस में वो एक सिंगल पॉइंट से भी रिप्रेजेंट की जा सकती है। तो ये u प्राइम जो है ये हमारे पास पैरेलल वेक्टर फील्ड आ गई, या पैरेलल वेक्टर फील्ड आ गई तो ये एक सिंगल यूनिट वेक्टर से भी रिप्रेजेंट की जा सकती है। तो इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं u स्मॉल u सच दैट t डॉट u इज इक्वल टू cos थीटा। तो जब स्मॉल u इसकी जगह पे इधर लिख देंगे तो स्मॉल u लिख के जब डॉट प्रोडक्ट लेंगे दोनों साइड पे तो ये t डॉट t 1 हो जाएगा और b डॉट t 0 हो जाएगा और u डॉट t किसके इक्वल आ जाएगा, cos थीटा के। तो हमारे पास ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी सिलेंड्रिकल हेलिक्स की। अब हमने यहाँ तक ये प्रूव कर दिया कि अगर टार्शन और कर्वेचर की रेशो कांस्टेंट हो तो वो सिलेंड्रिकल हेलिक्स बनाती है। ये कुछ रिजल्ट है नहीं, a simple hypothesis on a regular curve thus have the following effects कि अगर कर्वेचर 0 हो रेगुलर कर्व का तो वो स्ट्रेट लाइन होगी, अगर टार्शन 0 हो तो वो प्लेन कर्व होगी, अगर कर्वेचर कांस्टेंट हो यानी उसमें बेंडिंग कांस्टेंट आ रही हो और टार्शन 0 हो तो फिर वो सर्कल होगा, अगर कर्वेचर कांस्टेंट हो और पॉजिटिव हो और टार्शन भी कांस्टेंट हो और पॉजिटिव हो तो फिर वो सर्कुलर हेलिक्स बनेगी। यानी वो बाकायदा जो हेलिक्स बन रही होगी वो एक अगर उसके एक्सिस ड्रा करें तो उसे हर पॉइंट एक फिक्स डिस्टेंस पे होगा। ये कंडीशन है कि कर्वेचर पॉजिटिव हो और टार्शन भी पॉजिटिव हो। अगर टार्शन और कर्वेचर की रेशो कांस्टेंट हो, नॉन ज़ीरो हो, यानी ज़रूरी नहीं कि वो पॉजिटिव ही हो, तो फिर वो सिलेंड्रिकल हेलिक्स होगी जो भी हमने प्रूव किया।